अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम सोशल साइंसेज के चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान एंड साउथ एशियन हिस्ट्री क्या है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 के 1 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया, उसमें डेफिनेशन को डिस्कस किया, कॉलोनियलिज्म्स की डेफिनेशन, उसके साथ डिफरेंट जो ट्राइब्स थे उनको डिस्कस किया। तो चैप्टर नंबर 1 में ऑलमोस्ट 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें जो फेमस या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये 2 ही हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसमें से आ सकते हैं। लेकिन आज हम पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान एंड साउथ एशियन हिस्ट्री को ब्रीफली डिफाइन करेंगे। द पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन द मॉडर्न साउथ एशियन हिस्ट्री। मतलब जो ये पार्टीशन हुई पाकिस्तान और इंडिया की, ये साउथ एशियन में कौन कौन से कंट्रीज आ जाती हैं। साउथ एशियन में बांग्लादेश है, इंडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है। तो जब इनकी पार्टीशन हुई तो उनकी 1 बाय 1 पार्टीशन हुई। जिस तरह पाकिस्तान की पार्टीशन हुई तो वो 1947 में हुई, और इंडिया की हुई तो 1948 में, इसी तरह बांग्लादेश की 1972 में। तो इसी तरह डिफरेंट जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनकी डिफरेंट एरा में पार्टीशन हुई। तो द सब कॉन्टिनेंट पार्टीशन आज कास्ट पावरफुल शेडोज ऑन हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द डिकेड्स बिफोर 1947 while the consequences of the partition have continued to leave their mark on continuational politics 50 years after the events। मतलब जब पार्टीशन होगी उसके बाद मतलब डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हर कंट्री ने अपनी एक नेशनल आइडेंटिटी कायम की, अपने लिए एक अलग रियासत का क्याम अमल में लाया। तो इससे पहले क्या था कि ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश का टोटली कंट्रोल था साउथ एशियन कंट्रीज पे, और वो अपनी मर्जी से तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर रहे थे और अपनी मर्जी से जो भी काम था वो चला रहे थे। तो जैसे ही पार्टीशन हुई डिफरेंट कंट्रीज़ की, जिस तरह पाकिस्तान की, उसके बाद इंडिया की, इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज साउथ एशियन कंट्री है, तो उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब वो इन्वायरमेंट सेट करने की कोशिश की जो उनके लिए ज़रूरी था। सबसे पहले इसमें ब्रिटिश एम्पायर हिस्टोरियंस हैं कि उन्होंने जब पार्टीशन हुई तो उनका क्या रद्द अमल था। फॉर मैनी ब्रिटिश एम्पायर हिस्टोरियंस पार्टीशन हैज बीन ट्रीटेड एज इलस्ट्रेशंस ऑफ द फेलियर ऑफ द मॉडर्नाइजिंग इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल्स एंड अनप्लेजेंट ब्लीप ऑन द ट्रांजिशन फ्रॉम द कॉलोनियल टू द पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड। मतलब ब्रिटिश जो लोग थे पार्टीशन की वजह से बहुत ज़्यादा कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़े। मतलब उन्होंने कॉलोनीज बनाई हुई थी और कॉलोनीज की वजह से उन्होंने अपना एक एनवायरनमेंट सेट किया हुआ था, जिसकी वजह से जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा। उनको ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन को अडॉप्ट कर रहे थे जो उनके लिए ज़रूरी नहीं थे। तो जैसे मतलब ब्रिटिश एम्पायर को वहाँ से जाना पड़ा तो उन्होंने कॉलोनीज बनाई हुई थी, डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए थे, वहाँ वो रह रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि मतलब इस तरह की चीज़ें लेफ्ट कर दें जो ऑल द टाइम ये फॉलो करें, लेकिन उनको इन तमाम चीज़ों को वापस लेके जाना पड़ा। लेकिन कुछ फिर भी चीज़ें वो छोड़ गए थे जिनको आज भी हम फॉलो करते हैं। सेकंड पे नेशनलिस्ट्स इंडियन हिस्टोरियंस, मतलब एज ए नेशनलिस्ट कौम होने के नाते इंडिया की हिस्ट्री क्या है। फॉर मैनी नेशनलिस्ट इंडियन हिस्टोरियंस रिजल्ट फ्रॉम द डिस्टॉर्टिंग इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म इटसेल्फ, द ट्रांजिशन ऑन द नेशनलिज्म एंड आइडेंटिटी, द अनफॉर्चुनेट आउटकम ऑफ सेक्टरियन एंड सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स एंड अ ट्रेजिक accompaniment to the exhilaration and promise of freedom fought for with courage and favor। इसमें मैं बताना चाह रहा है कि इंडिया के जितने भी लोग तो उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए स्ट्रगल की, फाइट की, और उन्होंने अपने लिए अलग रियासत
के असूल के लिए जिद्दोजहद की। मतलब उनमें करज थी, हौसला था, फेवर मिली, उन्होंने फ़ाइट की। जिस तरह पाकिस्तान के लोगों ने फ़ाइट की, इसी तरह इंडिया के लोगों ने भी फ़ाइट की अपनी अलग रियासत के लिए। थर्ड वन है पाकिस्तानी हिस्टोरियन नरेटिव। पाकिस्तान के जो लोग थे उनकी क्या हिस्ट्री थी और उन्होंने किस तरह अपने लिए फ़ाइट की, करज मिली उनको और एक अलग रियासत मिली अपनी सर्वाइवल के लिए। उसके बाद थर्ड वन पे द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान है, बांग्लादेश के पाकिस्तान और बांग्लादेश का क्याम कैसे अमल में आया। पाकिस्तान इज एमर्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्री ऑन बेसिस ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल्स। मतलब पाकिस्तान इस्लाम की बुनियाद पर कायम हुआ, इस्लामी वैल्यू की बुनियाद पर उसने जिद्दोजहद की और एक इस्लामी मुल्क के नाम पे इस खित्ता अर्ज़ में आया। द इमरजेंसीज of Bangladesh in 1971 made this all the more difficult, while the organization of Muslim state in 1940 generally celebrated in Pakistan historiography. The actual partition of subcontinent often has about in his air of betrayal. मतलब पाकिस्तान ने इसलिए आज़ादी के लिए जंग लड़ी कि वो चाहते थे कि अपने लिए एक अलग इस्लामिक मुल्क कायम करे ताकि तमाम मुसलमान इस्लामी ज़िंदगी गुजारें और इस्लाम के मुताबिक जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं इस्लाम के मुताबिक फॉलो करें। उसके बाद देखें तो फॉर हिस्टोरियंस द रूट्स ऑफ प्रॉब्लम लाइज इन द मार्क डिसजंक्शन इन द हिस्टोरिकल लिटरेचर बिटवीन द स्टोरी ऑफ द हाई पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन। मतलब जो पार्टीशन हुई वो इतनी आसानी से नहीं हुई, इतना इजी काम नहीं था, इसमें बहुत सारी जिद्दोजहद हुई और ना सिर्फ आम लोगों ने बल्कि जो पॉलिटिक्स जितने भी सियासी लोग थे उन्होंने आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की और अपने लिए एक अलग मुल्क के क़याम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ाइट की। तो इन तमाम कोशिशों की वजह से पाकिस्तान को अलग एक रियासत मिली और पाकिस्तान इस्लामी ममालिक के नाम से इसकी तर्ज में आया। तो मतलब जैसे ही पार्टीशन हुई, इससे पहले गोरों का राज था और वो अपने तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन और तमाम जो उनके स्टैंडर्ड्स थे, तमाम वैल्यूज़ थी, तमाम कस्टम्स थी, वो सारे उसी को फॉलो कर रहे थे। जैसे ही इस्लामिक वे से पाकिस्तान क़याम में आया तो फिर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी। नेक्स्ट पॉइंट है द हाई पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन। मतलब हाई पॉलिटिक्स क्या है, पार्टीशन क्या है। द सर्च फॉर अ नैरेटिव फ्रेमवर्क ऑन कंटेन द स्टोरी ऑफ पार्टीशन मस्ट बिगिन विद द सर्च ऑफ नैरेटिव ऑफ हाई पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान क्रिएशन दैट एट लीस्ट प्रोवाइड सेंस फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वे दैट एवरीडे लाइफ इन्फ्लुएंसेस द डिसीजन मेड इन दिल्ली एंड लंदन। मतलब पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है हमारी पार्टीशन में। मतलब जब पार्टीशन हो रही थी तो तब जो लंदन इंग्लैंड से रिलेट करता जो कंट्री था, दिल्ली मतलब इंडिया से रिलेटेड सिटी था, तो वहाँ डिसीजंस हो रहे थे और वहाँ ये तमाम चीज़ें तय पा रही थी। वन ऑफ द मोस्ट फ्रूटफुल ओपनिंग फॉर सच पर्सपेक्टिव बाय द वर्क ऑफ आयशा जलाल ऑन मोहम्मद अली जिन्ना क्वेस्ट टू गेन रिकग्निशन ड्यूरिंग द पाकिस्तान मूवमेंट एज ए सोल स्पोक्समैन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। तो तब मोहम्मद अली जिन्ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो वाहिद लीडर थे, अकेले ही खड़े थे फॉर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। मतलब वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अकेले ही फाइट कर रहे थे और अपनी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे। मतलब इस पॉइंट में बेसिकली क्या चीज़ बताना चाह रहा है कि जिस तरह जैसी पार्टीशन हुई है, पार्टीशन जस्ट इजी प्रोसेस नहीं था, कोई आसान काम नहीं था। पार्टीशन बड़ी स्ट्रगल्स से हुई और पार्टीशन करते हुए मतलब जैसे पार्टीशन हुई उसी दौरान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े और बहुत सारी जो जमातें थी उनका क़याम आया और बहुत सारी चीज़ें लिखी गई और बहुत ज़्यादा डिसीजंस हुए, ना सिर्फ एशियन कंट्रीज़ में बल्कि यूरोपियन कंट्रीज़ थे जिसमें ब्रिटिश था, वहाँ भी बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा और वो नहीं चाहते थे कि
ये अपनी एक अलग इंडिपेंडेंट रियासत में रहें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनलिज्म एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटीज, मतलब कौमियत या आप कह सकते हैं कि उन्होंने जैसे अपनी मुस्लिम आइडेंटिटीज को कैसे रियलाइज करवाया और किस तरह उनको एक अलग मुस्लिम आइडेंटिटीज मिली। तो नेशनलिज्म मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई उस दौर में, तो इस तरह की चीज़ें डेवलप होने लगी जो ज़रूरी थी। और मतलब तब क्या थी कि मुसलमानों की कोई आइडेंटिटी नहीं थी और टोटली जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो टोटली हम सबऑर्डिनेट की तरह गुजार रहे थे। और मुख्तलिफ जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जिस तरह इस्लामिक वैल्यूज़ थी, हम अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारें, वो नहीं गुजार पा रहे थे। तो मुस्लिम आइडेंटिटीज़ का क़याम अमल में लाना बहुत ज़रूरी था। तो इसी तरह डिफरेंट जो बिग लीडर्स थे मतलब उन्होंने अपने क़याम के लिए, अपनी अलग आइडेंटिटी के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की। तो जिस तरह एन इनिशियल फोकस ऑन लोकेलिटी हैज प्रोवाइडेड इनसाइट लार्जली मिसिंग द लार्जर लिटरेचर ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशंस। उसके बाद टू अंडरस्टैंड मोर फुली द रिलेशन बिटवीन दीज प्रोसेस एंड द इमरजेंसी ऑफ मुस्लिम कम्युनलिज्म्स और अनदर एलिमेंट मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पिक्चर एंड दैट इज द रूल ऑफ कॉलोनियल स्टेट। मतलब तब क्या थी कि बहुत ज़्यादा हैवी थे जो ब्रिटिश लोग थे, वो उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई हुई थी, अपना एक टोटल निज़ाम सेट किया हुआ था। 19th सेंचुरी की बात हो रही है, तो वहाँ मुस्लिम आइडेंटिटी को लाना थोड़ा सा मुश्किल था, इसीलिए मुसलमानों ने उसके लिए एफर्ट की, जिद्दोजहद की और उनको एक अलग रियासत मिली इन्हीं तमाम एफर्ट्स की बिना पर। उसके बाद है लास्ट वन पे रिफॉर्म डिवोशन एंड मुस्लिम नेशनलिज्म, मतलब क्या इस्लाहात आई और किस तरह हमारी लगन मुसलमानों के लिए बढ़ी और मुसलमानों ने अपना एक मकाम कायम किया। मुसलमानों को एक कौमियत मिली, एक कौम के तौर पे उभर कर आई इस दुनिया में, इस हिता अर्ज में। तो मतलब इसमें क्या टेंशंस बिटवीन मॉरल कम्युनिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ लोकल पावर एंड स्टेटस इनफैक्ट फ्यूज द लैंग्वेज ऑफ कम्युनल सेल्फ डेफिनेशन अमंग इंडियन मुस्लिम फर्स्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। मतलब ये फर्स्ट ऑफ द 20th सेंचुरी की बात है, जब मुसलमानों को पता चला कि वो अपने एफर्ट के थ्रू और अपने डिफरेंट जो स्ट्रगल है हार्ड वर्किंग के थ्रू खुद को खुद मुख्तियार तस्लीम करवा लेंगे। मतलब उनके माइंड में यह था कि अब उनका जो रद्द अमल है या उनके जो वर्किंग है वो टोटली इंडिपेंडेंट है, वो टोटली इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। और उन्होंने यही सोचा कि अब हमें कोई भी एक अलग कौम बनने से नहीं रोक सकता। तो उन्होंने मतलब इसके लिए एफर्ट की और इसके लिए दिन रात मेहनत की और अपनी एक आइडेंटिटी कायम करने के लिए, मतलब मुस्लिम आइडेंटिटी के लिए उन्होंने एफर्ट की और फाइट की हिंदुओं के साथ और एज वेल एज और ब्रिटिश लोगों के साथ, क्योंकि वो चाहते थे कि मुसलमान भी अपनी ज़िंदगी ब्रिटिश रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक गुजारें। लेकिन इस्लाम एक अलग रिलीजन है, एक इसीलिए हमने जो तमाम वैल्यूज़, कस्टम्स, जो भी इस्लामी तौर तरीके हैं हमने अडॉप्ट करने हैं, तो इसीलिए हम उसके मुताबिक अडॉप्ट करके चल रहे थे। तो हमने इसके लिए एफर्ट की, मतलब हमारे जो बड़े लोग हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा इस्लाहात लेके आई। रिफॉर्मिस्ट मतलब इस्लाह करने वाला। इस्लाह कैसे हुई, जैसे जैसे उनको नई चीज़ें मिली उन्होंने उस पे वर्किंग की और अलग कम्युनिटी उनको मिल गई, जिसकी वजह से आज हम एक मुस्लिम आइडेंटिटी के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद डेवोल्यूशनलिज्म क्या है कि डेवोल्यूशनलिज्म लाइक रिफॉर्म गेन पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इमर्जिंग पब्लिक
reign where the love autonomous individual for Muslim symbols came to define new construction of community। मतलब पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, मतलब सियासत का भी बहुत बड़ा रोल था इसमें कि उन्होंने एक मुस्लिम कम्युनिटी कायम की, एक मुस्लिम आइडेंटिटी मिली और एज ए मुस्लिम हम इस दुनिया में आए। जिस तरह इस खित्ता अर्ज में मतलब डिफरेंट कंट्रीज ऐसे हैं जहां इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, इस्लामिक लोग हैं, अपनी ज़िंदगी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से गुजार रहे हैं। इसी तरह अगर मुस्लिम कंट्रीज़ की बात करें तो ऑलमोस्ट 72 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में। पाकिस्तान नहीं मुस्लिम कंट्री सिर्फ, बल्कि और भी 71 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो इस्लामिक वे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इस चीज़ का रुझान ज़्यादा है कि हम अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारना चाहते हैं और हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है कि हम अपनी ज़िंदगी इस्लामिक तरीक़ाकार के मुताबिक गुजारें, ताकि आफ्टर द डे ऑफ जजमेंट, मतलब जब क़यामत के दिन हम इन तमाम चीज़ों का हिसाब दे सकें। मतलब हमारा जो अकीदा है उसके मुताबिक इस दुनिया से हमने चले जाना है, वी आर नॉट परमानेंट हेयर। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी इस्लामी वैल्यू के मुताबिक गुजारेंगे तो इस दुनिया में भी आसानी होगी, नेक्स्ट दुनिया में भी आसानी होगी। उसके बाद क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान स्टेट, प्लेस एंड टेरिटरी, मतलब पाकिस्तान की क्रिएशन हो गई, एक स्टेट बन गई, तो मतलब एक खित्ता अर्ज बन गया, एक मतलब एक रियासत बन गई। द लिंकिंग ऑफ पाकिस्तान टू डिफाइन टेरिटरी डेट्स बैक ऑफ कोर्स टू हजरत अल्लामा इकबाल 1930 एड्रेस सजेस्टिंग अ टेरिटरली मुस्लिम स्टेट इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, दो इकबाल डिड नॉट एट द पॉइंट एज द वर्ड पाकिस्तान। मतलब अल्लामा इकबाल ने इसके लिए जिद्दोजहद की और एक अलग रियासत बनाने की कोशिश की ताकि मुसलमान अपनी ज़िंदगी इस्लामिक वैल्यू के मुताबिक गुजार सकें। लेटर बाद मुस्लिम लीडर्स पुट फोर्थ अ वैरायटी ऑफ पाकिस्तान प्लान्स ऑफन विद द मैप सजेस्टिंग वेरियस टेरिटोरियली configuration, but as many have noted, Jinnah was extraordinarily vague in his calls for Pakistan as a clearly separated territorially state। मतलब उसके मुताबिक अल्लामा इकबाल के साथ साथ जो हमारे दूसरे बड़े लीडर थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तो उन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की और उन्होंने ये रियलाइज़ करवाया कि पाकिस्तान एक वाज़ेह तौर पे एक अलग रियासत है। मतलब नो डाउट ये किसी भी खित्ता का हिस्सा नहीं है, इसकी अपनी आइडेंटिटी है, अपनी वैल्यूज़ हैं, अपना कल्चर है, और जो मुसलमान हैं, मुस्लिम पीपल्स जो हैं वो ज़िंदगी इस्लामिक उसूलों के मुताबिक गुजार सकते हैं। Though Jinnah suggested regularly that Pakistan would be located where Muslims were in the majority, the true nation theory embodied a fundamentally non-territorial vision of nationality. Even while directly linking his came to be sole spokesman of Pakistan demand, Jinnah greatly avoided any clear territorial definition of Pakistan। मतलब इसमें भी उसने यही चीज़ रियलाइज़ करवाने की कोशिश की या बताई है कि कायद-ए-आज़म का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जितने भी मुसलमान हैं वो अपनी ज़िंदगी अकॉर्डिंग टू इस्लामिक वे गुजारना चाहते हैं और वो गुजारेंगे भी। मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की बात की जा रही है, कि वो अपनी ज़िंदगी इस्लामिक असूलों के मुताबिक गुजारेंगे, क्योंकि उनके पास हर चीज़ है, उनके सिंबल्स अलग हैं, उनकी नेशनैलिटी अलग है, उनका वे ऑफ लिविंग अलग है, लिविंग स्टैंडर्ड अलग है, और वो इस्लाम के मुताबिक अपनी तमाम ज़िंदगी को गुजारेंगे। इसके लिए कायद-ए-आज़म ने बहुत ज़्यादा एफर्ट की और एट द एंड उसको इस चीज़ों का रिवार्ड भी मिला। मतलब आप सिंपली इस क्वेश्चन में ये कह सकते हैं कि ये हिस्ट्री बताने की कोशिश की गई है
कि इंडिया और पाकिस्तान, ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान बल्कि साउथ एशियन जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके लिए उनके जो लीडर्स थे, जिस तरह पाकिस्तान की बात करें तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है और हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। इसी तरह अगर बात करें और डिफरेंट लीडर्स की, मुस्लिम कम्युनिटी की, तो वो सारे मिल के उन्होंने आज़ादी के लिए जिद्दोजहद की और उन्होंने अलग एक रियासत का असूल अमल में लाया। तो इसी तरह ना सिर्फ पाकिस्तान में लोगों ने जिद्दोजहद की बल्कि और भी जितने लोग थे, जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ थे, उन्होंने अपनी स्ट्रगल, अपनी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद की।